दिल्ली में बीजेपी के 100 दिन मुकम्मल होने पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। खासतौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात पर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हालात काबू में हैं तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान टेरर एक्टिविटी चालू रखेगा तो आप अपने नागरिकों के हाल में कोई सुधार नहीं लाने वाले। उनको आप क्यों पेनलाइज कर रहे हो? अरे हमें मालूम है पाकिस्तान तो चालू रखेगा। पाकिस्तान कभी हटेगा पीछे? तो इसका मतलब जब तक वो साथ देगा टेररिस्ट का तब तक ईजिंग ऑफ कर्व्स नहीं होगा, तब तक टेलीकम्युनिकेशन नॉर्मल नहीं होगा, तब तक इंटरनेट नॉर्मल नहीं होगा, तब गिरफ्तारी होती जाएगी, तब तक मंडियां नहीं खुलेंगी, तब तक एप्पल ऑर्चर्ड के जो सेब हैं वो नहीं बिकेंगे, तब तक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नहीं चलेगा, तब तक लोगों को राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो टेररिस्ट का साथ देने का काम करता जाएगा। और कश्मीर में हो क्या रहा है? 2500 होटल खाली हैं, 2500 होटल खाली हैं। 15,000 सेल्समैन जो मार्केट में काम करते थे उनकी नौकरी खत्म हो गई। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बंद हैं तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। लाइफ सेविंग ड्रग्स शॉर्ट सप्लाई में है, तो घर में कोई बीमार हो जाए, खास बीमारी हो, उसको लाइफ सेविंग ड्रग नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत की रुकावट हो चुकी है, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, मां बाप स्कूल भेज नहीं रहे। यह तो हालत है कश्मीर की। और डोवल साहब कहते हैं कि 92% कश्मीर नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल है तो 92% कश्मीर में जो रुकावटें हैं उसको खत्म किया जाए। अगर नॉर्मल है तो इनकी नॉर्मैलिटी का हमें डेफिनेशन बता दीजिए कि नॉर्मैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रोहतक में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर हुसूलियाबियों को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन 100 दिनों में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। विकास के रास्ते पर चलते हुए गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की सेवा करते हुए जन विश्वास मिलता है। आज की ये सभा उस जन विश्वास को एक और मोहर लगा रही है। बीते 5 वर्ष में हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का पूरा लाभ मिला है। बीते 100 दिन में देश और दुनिया ने देखा है कि हर चुनौती को, चाहे वो दशकों पुरानी हो या फिर भविष्य की हो, भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है। उधर गुवाहाटी में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आसाम की फिक्र सिर्फ बीजेपी को है, इसलिए 70 सालों में नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए थे वो 5 वर्षों में अंजाम दिए गए। अमित शाह ने बीजेपी के तरक्याती उमूर को भी गिनाया। इंडिया के ग्रोथ का नया इंजन नॉर्थ ईस्ट बनना चाहिए। इस दृष्टि से आज हमने
आगे बढ़ना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एक दृष्टि से छोटा सा भारत ही है। जितने भी सामाजिक ग्रुप है, जितनी भी जनजातियां हैं, इसकी संस्कृति और इसकी बोलियों को गवाकर अगर हम विकास करते हैं तो मैं मानता हूं वो विकास के कोई मायने नहीं बच जाते हैं। हमारा दायित्व है नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को एज इट इज रखे, इसकी बोलियों को, इसकी भाषा को संरक्षित करें और इसके साथ हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को हम छोड़ देते हैं, नॉर्थ ईस्ट की भाषा को, यहाँ के संगीत को, यहाँ के साहित्य को अगर हम पीछे छोड़कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो विकास के कोई मायने नहीं। 70 साल की आजादी में देश के पश्चिम हिस्से के अंदर बहुत विकास हुआ है और पूर्व का हिस्सा कहीं न कहीं विकास की दृष्टि से छूट गया है, पिछड़ गया है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, ये हिस्से विकास की दृष्टि से पिछड़े गए। और हमारी प्रायोरिटी रहेगी, अगर हमारी सरकार बनती है तो भारत माता की दोनों भुजाएं विकसित हो। और मुझे कहते हुए आनंद है कि 2014 से 2019 का कालखंड नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्वर्णिम काल। नॉर्थ ईस्ट के 5 साल के विकास को और देश के 70 साल की आजादी के बाद के नॉर्थ ईस्ट के विकास की तुलना करें तो 5 साल का विकास कहीं आगे। पटना में नए ट्रैफिक रूल्स लागू होने के बाद गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। बाइक और कार वाले तो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑटो वाले खुलेआम ट्रैफिक कवानीन की अनदेखी करते देखे जा रहे हैं। इस मामले पर ऑटो ड्राइवर से बात के हमारे नुमाइंदे नील कमल ने। नए मोटर वाहन कानून अधिनियम के तहत पटना में सघन चेकिंग अभियान 6 तारीख से 12 तारीख तक चलेगा। हालांकि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर को पकड़े जा रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ है जिस पर हाईकोर्ट ने पहले से ही रोक लगा के रखी थी और यहाँ देखा जा सकता है कि ये ऑटो किस तरीके से यहाँ ऑटो वाले ये चल रहे हैं। उसके ऊपर यहाँ से ट्रैफिक खुल गया है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा है और ऑटो में ये लोग किस तरह से आगे बैठा के ले जाते हैं लोगों को। हाईकोर्ट के द्वारा इस पर भी रोक लगाई गई है कि आगे ऑटो के आगे सीट पर कोई नहीं बैठेगा। बावजूद इसके यहाँ पर ऑटो के अगले सीट पर लोग बैठ के चल रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे। यहाँ डाकबंगला चौराहा है, पटना का अति व्यस्तम इलाका है ये, और ऑटो के अगले सीट पर जो लोग बैठते हैं हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या मजबूरी होती है कि वो इस तरीके से ऑटो के अगले सीट पर यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑटो रुका है, ये पटना जंक्शन से आ रहा है और यहाँ हम इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले चीज़ आपको दिखाएंगे कैमरामैन हमारे, ऑटो ड्राइवर कहाँ बैठा हुआ है और उसके बगल में 2 व्यक्ति हैं, पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं। हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि ऑटो ड्राइवर के बगल में कोई नहीं बैठेगा। क्यों बैठाते हैं आप बताइए? नहीं पता था, गलती हो गई। पता नहीं था, सड़क पर चलते हैं, पता नहीं है आपको? आज ही आ ही रहा। आज ही आए हो? आज ही से ऑटो चलाने लगे? ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? है? कहाँ है? रखे हुए हैं गाड़ी में। गाड़ी में है? गाड़ी का कागज पत्र दुरुस्त है? हाँ। और ऐसे बैठाना नहीं है, ऐसे नहीं बैठना है। आप लोग क्यों बैठते हैं आगे? महिला के इसलिए हम आगे बैठ के जान जोखिम में डाल के ना, पैर लगा हुआ है, चोट लगेगा। पीछे सीट भी खाली रहती है, फिर भी आगे लोग बैठ के चलते हैं। ऑटो वाले की गलती के साथ साथ आम लोगों की भी गलती है कि वो आखिरकार बैठते ही क्यों हैं आगे सीट पे। कितने खतरनाक ढंग से ऑटो चालक जो है इस ऑटो को यहाँ पर रन करते हैं और इसके ऊपर भी संज्ञान क्यों नहीं ले रही है पुलिस, हम पूछते हैं। आप सत्येंद्र जी एक चीज़ बताइए कि ये ऑटो वाले जो हैं यहाँ ऑटो में आगे सीट पर बैठा के चलने का आदेश है कि नहीं चलना है? नहीं चलना नहीं है। नहीं तो हाईकोर्ट का ये आदेश है, उनका भी फाइन होता है। सघन चेकिंग अभियान है। अभी देखिए आपके चौराहे पे ही बगल में उनको भी हम लोग फाइन कर रहे हैं। देखिए आपके ट्रैफिक सिपाही भी बैठे हुए हैं उस पर। ये देखिए उधर
वो आगे सीट पर बाएं तरफ बैठता है लोग, नहीं, दो आदमी दाहिने नहीं बैठे, देखिए, दाहिने नहीं बैठे, दाहिने सर, इसमें दोनों आदमी बैठे हुए हैं। हाँ, सर दाहिने नहीं बैठना है ड्राइवर का, नहीं तो दो बाएं आदमी आगे तरफ। सीट पे कैसे, एक आदमी दो आदमी बैठ के जा रहे हैं ना, देख रहे हैं तो उसको फाइन करेंगे। सर से बात करने में हम उलझ गए, नहीं तो उसको फाइन करते हैं। फाइन करेंगे। तो ऐसे ऑटो ड्राइवरों पर भी फाइन होगा। डेंजरस तरीके से दो आदमी को अपने सीट के बगल में बैठा करके चलाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यह बताने की भी जरूरत नहीं है। कैमरामैन राजेश के साथ नीलकमल, न्यूज 18 पटना। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मारूफ वकील राम जेठमलानी की आज शाम 4 बजे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। आपको बता दें कि राम जेठमलानी का आज दिल्ली में इंतकाल हो गया। काफी दिनों से वो अलील चल रहे थे। राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील थे। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। राम जेठमलानी को लोग खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो उधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज हानि राम जेठमलानी के घर पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जबकि उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने राम जेठमलानी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि राम जेठमलानी का खला अब कोई पुर नहीं कर सकता। भारत का रहने वाला हर व्यक्ति इसका कायल था और बिरले ऐसे वकील होते हैं जिनकी की ख्याति अथवा जिनके नाम से लोग गांव दूर दराज में रहने वाले लोग भी अच्छी तरह परिचित हों। तो जेठामलानी जी एक वैसे ही व्यक्तित्व थे, वैसे ही अधिवक्ता थे कि गांव में रहने वाले लोग भी जेठामलानी जी के नाम से अच्छी तरह परिचित थे। उनकी जो क्षमता है उससे भी अच्छी तरह वो वाकिफ थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी दुनिया के दूसरे देशों में जो माने जाने एडवोकेट्स रहे हैं, जब कभी भी मैंने उनसे चर्चा की है तो बराबर उन्होंने भारत में श्री राम जेठामलानी जी का नाम लिया है। उनका मैं समझता हूं कि विधि जगत को इस कानून विधि और व्यवस्था और कानून की जो है दुनिया है उसके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। आज बेहद दुख है कि वो हम सबको छोड़ के चले गए और जो एक तरह से वैक्यूम उनके जाने से पैदा हुआ है वो किसी भी हालत में वैक्यूम भरा नहीं जा सकता। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, न केवल कानून के क्षेत्र में बल्कि वो मंत्री भी रहे, सरकार में पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव थे, समाज सेवा में बहुत एक्टिव थे और मतलब इतने गरीब लोगों के केसेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।